हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविल सर्विसेज। कल के लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि सिविल सर्विसेज होती क्या है और इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा है। जैसे कि मॉडर्न पीरियड में, मुगल पीरियड में और ब्रिटिश एरा में तो सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, ये हमने कल जाना था। तो आज की बात हम करेंगे प्रेजेंट डेमोक्रेसी में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि सिविल सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और क्या सिविल सर्विसेज रोल प्ले करती हैं। द सिविल सर्विस इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया एंड इट दस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैरेक्टर। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, दंगे फसाद हो जाते हैं, या कई बार इलेक्शन का टाइम होता है, तो उस समय जो प्रशासन को संभाला जाता है वो किसके हाथ में होता है? ऑफकोर्स वो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं जो एक बाइंडिंग फोर्स का काम करते हैं, पूरे के पूरे यूनियन को बनाए रखते हैं। तो वो सारा काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। तो इसलिए कहा जाता है सिविल सर्विस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैरेक्टर। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग रेगुलेशन। सरकार अपनी कई सारी योजनाएं लेके आती हैं, लेकिन उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? पॉलिसी मेकिंग का काम किसका होता है? ऑफकोर्स वो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, वो सिविल सर्विसेज का ही काम है। फिर हम बात करेंगे इट ऑफर्स नॉन पार्टीसन एडवाइस टू द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री इवन इन द मिडस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। चाहे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, उसी बीच में एक सिविल सर्वेंट का काम होता है कि वो बिना किसी बायसनेस से, बिना किसी लालच के अपने पॉलिटिकल लीडर को, मिनिस्टर को एडवाइस दे कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से काम नहीं करना है। And the service gives effective coordination between the various institutions of governance, also between different departments and bodies। देखिए, अब गवर्नेंस का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उस गवर्नेंस में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही काम होता है सिविल सर्विसेज का कि इन कई सारे इंस्टीट्यूशन को एक सूत्र में बांधा जाए, इनमें एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाए। एंड इट ऑफर सर्विस डिलीवरी एंड लीडरशिप एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा रोल रहता है किसका? तो वो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं जो एक लीडरशिप के लेवल पे भी काम करते हैं और वो अपने सिटीज़न पे अच्छी सर्विस को डिलीवर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। देयर कैन बी नो गवर्नमेंट विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। आप सोचिए कि हमने 5 साल के लिए सरकार को इलेक्ट कर दिया, क्या वो सरकार काम कर पाएगी अगर उस सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही ना हो? और ख़ास तौर पे उस एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी में एक्सपर्ट्स ना हो, सिविल सर्वेंट्स ना हो, तो क्या वो सरकार काम कर पाएगी? क्या वो लोगों का वेलफेयर कर पाएगी? क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगी अपने फंक्शंस को? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए कहा जाता है देयर कैन बी नो गवर्नमेंट विदाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड पॉलिसीज। देखिए, अभी लेजिस्लेचर कानून बना देते हैं, अब उन कानूनों को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? बेसिकली एग्जीक्यूटिव का ही वो काम होता है। Then civil services also the part of the executive. So civil services are responsible for implementing laws and executing policies framed by the government. Next is the policy formulation. The civil service is chiefly responsible for the policy formulation. I already talked about it as well. The civil service officers advise the ministers in this regard and also provides them with the facts and ideas. अब civil services जो होती हैं और उसके जो civil servants officers होते हैं जो, वो हमेशा ministers को advise करते हैं कि किस तरह से फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सके, किसी भी पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। स्टेबलाइजिंग फोर्स, मैंने आपको बताया था कि कई बार देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उस वक्त प्रशासन को संभालने का काम किसका होता है? सिविल सर्वेंट्स का होता है। यानी कि जो भी सिविल सर्विसेज होती हैं, चाहे वो IAS की हो, IPS की हो, चाहे वो IFS की हो। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आप ये मान सकते हैं कि सरकार वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कई सारे पॉलिसीज़ लेके आती हैं, क्योंकि मिनिस्टर तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के लिए, वो तो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जब पॉलिसी बनाते हैं सरकार के लोग, तो उसी वक्त उसको परमानेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो कि एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है ऑर्डिनरी पीपल के बीच में, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सक्सेसफुल बनाना उसका एक पार्ट माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं 82% जो फंक्शन करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, जो सरकार की इन पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वेलफेयर सर्विसेज। द सर्विसेज ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ ए वेलफेयर स्कीम्स सच एज ए प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ वीकर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ओल्ड एज पेंशंस, पॉवर्टी एलिवेशन। गरीबी को दूर करना भी सिविल सर्वेंट्स का ही काम होता है। जो भी फंड उनके पास आता है उनको एग्जीक्यूट करते हैं सिविल सर्विसेज के लोग। डेवलपमेंट फंक्शंस। द सर्विसेज परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ए डेवलपमेंट फंक्शंस लाइक प्रोमोटिंग द मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, प्रोमोटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग फंक्शन, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। देखिए, सरकार अब घर घर जाके तो काम करेगी नहीं,
तो इसी बीच ये सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है ये किसका होता है, डेवलपमेंट के जो मॉडल्स आते हैं वो उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, ऑफ कोर्स वो सिविल सर्विसेज के लोग ही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेशन, द सिविल सर्विसेज आल्सो परफॉर्म द क्वासी जुडिशियल सर्विसेज बाय सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिब्यूनल। देखिए अब इनके पास क्वासी जुडिशियल सर्विसेज भी होते हैं, यानी कि ये पार्टली जुडिशियली का भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज। देन द आर्टिकल 53 एंड 154, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। लिसन द केयरफुली दिस डेफिनेशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट और गवर्नर। गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली भी होती है थ्रू द ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम। अब वो ऑफिसर्स कौन होते हैं, वो परमानेंट सिविल सर्विसेज के लोग ही होते हैं, जो कि पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द यूनियन ऑफ एंड स्टेट्स के में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 308 से 323। Now the government of India transaction of a business rules the manner in which the officers are required to help the president and governor to exercise her executive function। अब सिविल सर्विसेज के लोग इस रूल से भी बंधे हुए हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, कि वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को असिस्ट करें उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए। देन आर्टिकल 311 टॉक्ड अबाउट द डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। अब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका रैंक में रिडक्शन भी किया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है, डिसमिसल भी किया जा सकता है अगर वो कहीं मिसबिहेवियर या फिर उन्होंने कोई करप्शन जैसा काम किया हो तो। आर्टिकल 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की, और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS आता है, IPS आता है और IFS आता है। Then the what is the accountability of a civil servant? The civil servants are responsible to the ministers of the department। देखिए सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, मिनिस्टर्स के लिए, और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि लोग उनको इलेक्ट करते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मिनिस्टर्स। So that they should ideally serve the elected government of the day as government policies are the function of the civil services। तो सिविल सर्वेंट्स हमेशा असिस्ट करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो भी पावर में आई होती है। नाउ आज के टाइम पे सिविल सर्विसेज के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार सरकार लेटरल एंट्री की बात करती है कि सिविल सर्वेंट्स की लेटरल एंट्री भी होनी चाहिए। उसका मेन कारण है लैक ऑफ ए प्रोफेशनलिज्म और पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म दिखाई नहीं देता सिविल सर्वेंट्स में और पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, उनको कोई इंसेंटिव सिस्टम है। अगर कोई सिविल सर्वेंट अच्छा काम करता है तो उनको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये उनके मोराल को डाउन भी करता है इन इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम की वजह से। और रिजिड एंड आउटमोडर रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स को इंडिविजुअली काम नहीं करने देते, इंडिविजुअली वो किसी मुद्दे पे अपनी जजमेंट नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है प्रोसीजर में, और जो विसल ब्लोवर्स होते हैं जो कहीं अगर उनको लगता है कि कहीं गलत काम हो रहा है, अगर वो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं बना है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कॉजिंग द आर्बिट्रेरी ट्रांसफरेंस, करप्शन होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है उनके काम में, और इनसिक्योरिटी होती है टेनियर की। इथिक्स एंड वैल्यूज़ का इरोजन होता है जो कि करप्शन को बढ़ावा देता है, नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। पैट्रिमोनियलिज्म यानी कि एक ऐसी गवर्नेंस होती है जिसमें सारी की सारी पावर जो होती है वो एक लीडर के पास होती है, पावर उस लीडर से ही वो पावर सारी की सारी फ्लो करती है। एंड द रेसिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम द सिविल सर्वेंट्स देमसेल्फ। अब सिविल सर्वेंट्स एक बार जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, अपनी जॉब कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इनोवेशन दिखाई नहीं देता, कुछ आइडिया दिखाई नहीं देता कि वो लोगों को अच्छा सर्व कर सके। तो कहीं ना कहीं खुद सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं चेंज को, वो बदलना ही नहीं चाहते।